नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है कौन था वह। हेलो, आई एम सुकोमल राय, आपका सहयात्री। मैंने प्रश्नकर्ता की ओर देखा। उस समय मैं वायुयान में थी और अमेरिका से भारत लौट रही थी। जिस सीट पर मुझे बैठना था उसके बगल वाली सीट खाली थी और उससे परे खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था वह यात्री जो मेरी ओर एकटक देख रहा था। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता विमान अपनी मंजिल की ओर अग्रसर था। इसका अगला पड़ाव था पेरिस। वहीं से फ्लाइट चेंज करके दिल्ली की फ्लाइट मुझे लेनी थी। अभी तक तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था उसकी ओर। वैसे भी मैं थोड़ा आत्मकेंद्रित स्वभाव की हूँ। सफ़र में भी शीघ्र ही किसी से मिक्सअप नहीं हो पाती। भद्र पुरुष प्रतीत हो रहा था वह। अधेड़ आयु, गंभीर व्यक्तित्व और चेहरे पर झलकती शालीनता तथा ज्ञान की आभा। जी नमस्कार, आप भी बंगाली हैं? उसने पूछा। नहीं, क्यों? वो आपके नाम से मुझे भ्रम हुआ। मेरा नाम? मैंने आश्चर्य से पूछा। आपके बैग पर लिखा है रंजना, यही नाम है ना आपका? जी, केवल नाम ही बंगाली है मेरा। मैं यूपी की हूँ। लंबा सफ़र है, आपके साथ अच्छी तरह कट जाएगा, वो बोला। सही कहा आपने, मैं भी यही सोच रहा था। जी, एक बात पूछूं? पूछिए। आप भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास करती हैं क्या? जी नहीं, मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया। क्यों? क्यों क्या? बस नहीं करती। आत्मा को किसने देखा है? भूत प्रेत भी अदृश्य होते हैं, यही तो लोग कहते हैं ना। तो क्या जो अदृश्य होता है उसका अस्तित्व ही नहीं होता? होता होगा, परंतु भूत को तो अनुभव भी नहीं किया जा सकता ना। भूत अर्थात बीता हुआ। जो बीत गया वो अतीत बन गया। उसके अस्तित्व के होने या न होने का क्या अर्थ है? मैंने कुछ झुंझलाते हुए उससे कहा। निरर्थक तो कुछ भी नहीं होता रंजना जी। आप बैठ जाएं आराम से, लंबा रास्ता है। हम कुछ बातें करते रहेंगे तो आसानी से कट जाएगा। वह हंसकर बोला। तो बात करने के लिए क्या यही एक विषय रह गया है? नहीं नहीं, विषय तो बहुत है, किंतु यह विषय कुछ अधिक ही रोचक है ना? न चाहते हुए भी मनुष्य इसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। वह इस बार खुलकर मुस्कराया। मैं चुप ही रही। कभी भूत प्रेत से आप मिली हैं? कैसा प्रश्न है यह? अरे, जिसका अस्तित्व ही नहीं उससे कौन मिल सकता है? मैंने कहा न कि भूत बीता हुआ कल होता है। फिर कोई किसी से मिलता है तो अपनी यादें छोड़ जाता है। कहीं से कोई गुजरता है या किसी घर में रहता है तो वह वहाँ भी अपने अस्तित्व की छाप छोड़ जाता है। उसने कहा। हाँ तो यही छापें, यही एहसास तो हमें बताते हैं कि कोई था जो यहाँ से गुजरता था, यहाँ रहता था, यहाँ। यही एहसास हमें भूतों से मिलाता है। फिर वही बात आपने की। आप माने या न माने, किंतु भूत होते हैं। यह बात 100% सच है। यह हमारे आपके बीच ही रहते हैं और समय समय पर हमें अपने होने का आभास भी कराते रहते हैं, किंतु हम अपनी बुद्धि और विचार शक्ति के अहंकार में उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। तो क्या स्वर्ग नरक की बातें झूठी हैं? मृत व्यक्ति की शांति के लिए, उसकी आत्मा के उद्धार के लिए जो शुभ कर्म किए जाते हैं उनका क्या कोई अर्थ नहीं होता? वे सब निरर्थक हैं? नहीं, निरर्थक नहीं हैं वे कर्म।
वे उन्हें मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाते हैं, इस संसार के बंधन से मुक्त करते हैं। फिर अपने कर्मों के अनुसार ही वह स्वर्ग अथवा नरक लोक में जाता है या पुनः कर्म करने के लिए इसी पृथ्वी पर जन्म ले लेता है। यदि ऐसा है तो फिर भूत प्रेत कहाँ से आए? भूत प्रेत वे आत्माएं होती हैं जिनका मृत्यु के बाद किसी कारण से शिव कर्म नहीं किया जा पाता। वे भी भूत बनते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु, जब ईश्वर की इच्छा के बिना विश्व का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब किसी की अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है? मुझे भी अब वार्तालाप में रस आने लगा था। दुर्घटनाएं भी तो ईश्वर की इच्छा से ही होती हैं। जिनकी मृत्यु का समय हो गया होता है वही दुर्घटनाओं में मरते हैं। दुर्घटनाओं में भी अकल्पित रूप से एकाध मनुष्यों को बचते हुए देखा गया है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही हरिद्वार के निकट एक मिनी बस खड्डे में गिर गई थी। उस दुर्घटना में कार के सभी यात्री मारे गए थे, किंतु एक 6 मास का शिशु अप्रत्याशित रूप से बच गया था। उसे खरोच तक नहीं आई थी। क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि दुर्घटना ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित थी? सत्य कहा आपने। अच्छी बहस कर लेती हैं आप, किंतु फिर भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो पूर्व निर्धारित नहीं होती। उसने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे जैसे हिरोशिमा और नागासाकी का बम कांड ही ले लीजिए, या फिर आज की आतंकवाद की घटनाएं लीजिए। हम कहीं जा रहे हैं, लोगों के साथ बैठे हैं और अचानक ही कोई बम फेंक देता है या फिर स्वयं को भीड़ में जाकर विस्फोट करके उड़ा लेता है। उस समय उसके आसपास के सभी या अधिकांश लोगों के शरीर के परखच्चे उड़ जाते हैं। उन सभी की मृत्यु तो नहीं लिखी हुई होती ना। उनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी अभी बहुत आयु शेष रही हो, किंतु शरीर तो नन्हे नन्हे टुकड़ों में बट गया। अब वह आत्मा कहाँ जाए, किस शरीर को धारण करे? उसने प्रश्नवाचक चिन्ह से मेरी ओर देखा। चुप रह गई मैं। सच ही तो कह रहा था वह। ऐसी मौतों के बाद मनुष्य की आत्मा तो भटकेगी ही, वही भूत होते हैं। एक बात और, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में बहुत सी दमित इच्छाएं होती हैं जो किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पाती। जैसे किसी से बदला लेने की भावना, किसी को दंडित करने की इच्छा या किसी बड़े कार्य को पूरा करने की इच्छा। ये दमित इच्छाएं इतनी अधिक बलवती होती हैं कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा के कारण शरीर को बांधे रहती हैं। इच्छाओं से बंधी आत्मा तब तक भूत बनकर भटकती रहती है जब तक वह इच्छा अब पूर्ण न कर ले। उसके लिए वे आत्माएं या भूत कभी कभी बहुत क्रूर भी बन जाती हैं। उनके सामने उद्देश्य पूर्ति की भावना इतनी प्रबल होती है कि उनके लिए अच्छे बुरे का अंतर मिट जाता है। वैसे भी उन्हें समाज के प्रचलित नियमों या संस्कारों की क्या परवाह। मैं उसका मुख देखती रह गई और उसकी बातें सुनती रही। कितना गंभीर था वह। और वह मुस्कराया। ये भूत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे जैसे अच्छे भूत, बुरे भूत, सज्जन भूत, अत्याचारी भूत, अनाचारी और पिशाची वृत्ति वाले भूत। इन्हीं वृत्तियों के कारण इन्हें प्रेत, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, देव, ब्रह्म आदि आदि के नामों से पुकारा जाता है। वास्तव में तो यह सब भूत ही हैं। भूत अर्थात अशरीरी आत्माएं जो कभी संसार में मनुष्य के रूप में थीं। देव और गंधर्व भी? मैंने चकित होकर पूछा। हाँ, वे भी।
हैं तो वे भी अशरीरी आत्मा शक्तियाँ ही, जिन्हें प्रसन्न कर लो तो उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर लो। अगर वे रुष्ट हो जाएं तो जीवन तबाह कर दें। फिर भूत और देव में भिन्नता क्यों की जाए? परंतु देखिए, जैसे संसार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, वैसे ही आत्माएं भी सभी एक जैसी नहीं होती। समाज में भी तो अच्छे बुरे, ऊंच नीच, दुष्ट सज्जन, साधु और असाधु, धनी और निर्धन जैसी अनेक श्रेणियां होती हैं। वैसे ही इनका भी अपना संसार होता है। आखिर ये मनुष्य ही तो मरकर भूत बन जाते हैं। शायद सत्य कह रहे हैं आप। आपने देखा है किसी भूत को? मिले हैं कभी किसी अशरीरी आत्मा से? मैंने उत्सुक होकर उस अपरिचित व्यक्ति से पूछा। वह कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, आप आप भारत में कहाँ रहती हैं? दिल्ली में। क्यों? कभी आप बंगाल गई हैं? नहीं, कभी अवसर ही नहीं मिला, किंतु बंगाली लेखकों के उपन्यासों में वहाँ का वर्णन पढ़ती रहती हूँ। संभवतः बहुत सुंदर स्थान है वह, बहुत सुंदर, बिल्कुल कल्पना के चित्र जैसा। आप गए हैं कभी वहाँ? मैं पूछ बैठी। गया? अरे मैं तो वहीं का हूँ। कलकत्ता से दूर पश्चिम एक बहुत छोटा सा गांव है, सोनारपुर। वही गांव है मेरा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, जैसे कोई खूबसूरत सपना। चारों ओर हरियाली, स्थान स्थान पर जलाशय। एक पक्का तालाब भी था मुखिया जी के घर के पास। उन्हीं के पुरखों का बनवाया हुआ था वह। नाम था राय बावड़ी। उसी परिवार में मेरा जन्म भी हुआ था। नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों और धान के खेतों के बीच खेलकर मैं बड़ा हुआ। 25-30 घर वाला था वह गांव। उस गांव में हम सभी बच्चे एक साथ ही खेलते और पढ़ते थे, मिलजुल कर रहते थे, लड़ते झगड़ते और फिर एक हो जाया करते थे। बहुत प्यारा था आपका बचपन। मैं बोली, मैं उन मीठी यादों को सदा सीने से लगाए रखता हूँ। फिर और बताइए, अच्छा लग रहा है सुनकर। मैंने आग्रह किया। उसी गांव में एक घर था अमीय बाबू का। अमीय भट्टाचार्य नाम था उनका। निर्धन परिवार था। घर में 7 कन्याएं, एक पुत्र नीलेश जो सदा रुग्ण ही रहता था। माता पिता उसे पान के पत्ते की तरह फेरते रहते थे। बड़ी बेटियां सारा घर संभालती। छोटी 2 बेटियां अनु और मनु हमारे खेल के समूह में शामिल होती थीं। हंसती खेलती, पढ़ती लिखती। मनु तो बहुत चंचल, नटखट और जिद्दी थी, जबकि अनु बिल्कुल सीधी साधी, भोली सी। दोनों जुड़वा बहनें थीं, किंतु स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। और वैसा ही अंतर था उनकी सीरत और स्वभाव में भी। अनु बहुत सुंदर थी, ऐसी जैसे हाथ लगाने से मैली हो जाएगी। बड़ी बड़ी कजरारी आँखें, सुतवा नाक और लालिमा लिए हुए अधर। हंसती तो जैसे चारों ओर फूल खिल उठते। बोलती तो ऐसा लगता जैसे कोयल कूक रही हो। आप तो अच्छी खासी कविता कर लेते हैं मिस्टर राय, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वह थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी उसे देखकर कवि बन जाता। और मनु? मैंने पूछा। अनु के बिल्कुल विपरीत, तेज तर्रार, नटखट, जिद्दी और झगड़ालू, किसी से न दबने वाली और चाहे जैसे हो अपनी बात मनवा लेने वाली। इसीलिए अनु बेचारी सदा घाटे में ही रहती थी। जो भी अच्छी वस्तु होती उसे मनु छीन लेती और अनु सिर झुकाकर रो कर रह जाती। कभी कभी हम उसे कहते भी थे कि अपने अधिकार के लिए दृढ़ होना सीखो, लेकिन वह हंसकर एक ही उत्तर देती, रहने दो, उसे ही खुश रहने दो। आखिर बहन है वह मेरी,
और तब हम सब चुप रह जाया करते थे। ओह, बहुत धीरज वाली थी वह, और संतोषी भी। मैंने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, यही विशेषता थी उसकी जो हर किसी का मन मोह लेती थी। फिर फिर हमारी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई और मैं पढ़ाई के लिए कलकत्ता चला गया। जब पढ़ाई पूरी करके मैं गांव लौटा, तब जैसे हमारे बीच से एक सदी निकल गई थी। हमारा बालपन खो चुका था और हम युवा हो गए थे। गांव जाने पर पता चला कि अनु के अतिरिक्त उसकी सभी बहनों का विवाह हो चुका था। मेरे कई मित्र भी विवाह कर चुके थे और अब बाल बच्चों वाले बन गए थे। माँ और दादी माँ की जिद थी कि मैं भी विवाह कर लूँ। दादी तो तुलसी गंगा लिए बैठी थी कि कोमल का विवाह न हुआ तो वे गंगा में डूब मरेंगी। मरने से पहले उनकी इच्छा पोते के सिर पर सेहरा देखने की थी। मेरे हामी भरने पर पता चला कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी थी। कुछ अनुमान लगा सकती हैं आप कि वह लड़की कौन थी? सुकोमल राय ने मुझसे प्रश्न किया। कोई बहुत सुंदर और धनाढ्य परिवार की कन्या, आपके कुल और परिवार के अनुरूप होगी जो। वही नहीं, वह अनु थी। अनु, जिसे मैं बचपन से ही पसंद किया करता था। उसके स्वभाव पर माँ रीझ गई थी और फिर वह जब तब आकर माँ से मेरे समाचार जानने के लिए भी उत्सुक रहा करती थी। जब भी डाकिया हमारे गांव में पहुंचता, उसी दिन अनु किसी न किसी बहाने मेरे घर पहुंच जाती थी। प्रत्यक्ष रूप से वह कुछ नहीं पूछती थी, किंतु उसके मन का भेद माँ शीघ्र ही समझ गई। इस कला में स्त्रियां निपुण जो होती हैं, इसीलिए माँ ने मेरे लिए भट्टाचार्य बाबू से अनु का हाथ मांग लिया। उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को शहर भेजकर पढ़वाने का आश्वासन और वचन लेकर यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। शुभ लगन देखकर माँ ने मेरा विवाह कर दिया और बहू को घर ले आई। आपको तो बहुत प्रसन्नता हुई होगी, है ना? मैं मुस्करा कर बोली, मनचाहा मिल जाए तो किसे प्रसन्नता नहीं होगी। सत्य कहा आपने। फिर आगे? आप तो विवाह करके गांव में ही बस गए होंगे तब, है ना? काश ऐसा हुआ होता। ऐसा हुआ होता तो वह सब क्यों घटता जो कहते कहते वह चुप हो गया। ऐसा क्या हो गया था? मैं पूछ बैठी। मेरी उत्सुकता जाग उठी थी। कुछ देर बाद सुस्थिर होकर उसने फिर कहना आरंभ किया। गांव में मेरी शिक्षा का कोई विशेष उपयोग नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना था। यद्यपि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं घर पर जाकर ही गांव की जमीन जायदाद का काम देखूं। कुछ प्रयास करने पर ही मेरी नौकरी कलकत्ता में लग गई। मैंने वहां जाकर सर्विस ज्वाइन कर ली। अच्छी नौकरी थी, सैलरी भी पर्याप्त थी। कुछ दिनों बाद मैं घर आदि की व्यवस्था करके गांव से अनु और माँ को भी अपने साथ ले आया। मेरी गृहस्थी जमा करके माँ फिर गांव चली गई। हम कलकत्ता में ही रम गए। कुछ दिनों बाद अनु ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया तो हमारे प्यार की डोर और भी मजबूती से बंध गई। गुड़िया हम दोनों का खिलौना बन गई थी। जीवन का एकमात्र सहारा थी जैसे वह। सुख से हमारे दिन बीत रहे थे। ऐसा लगता था जैसे संसार में मुझ जैसा भाग्यशाली कोई और नहीं है। हम तीनों बहुत प्रसन्न थे। हमारी गुड़िया बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। वैसी ही प्यारी सूरत और वैसा ही सरल स्वभाव। फिर क्या हुआ? उसके चुप होने पर मैंने टोका। फिर एक दिन गांव से अनु की माँ की बीमारी का समाचार आया। अनु ने घर जाने के लिए कहा, लेकिन मेरे ऑफिस में ऑडिट होना था
इसलिए मुझे जाने के लिए छुट्टी नहीं मिल पाई। मैंने अनु को दुखी होता देखकर उसे गुड़िया के साथ गांव भेजने का निश्चय कर लिया। माँ बेटी को मैं स्वयं स्टेशन पर छोड़ने गया था और ट्रेन में बैठा कर लौटा था। गांव में तार कर दिया था कि अमुक ट्रेन से अनु और गुड़िया जा रहे हैं, उन्हें स्टेशन से रिसीव कर लें। उनके पहुंच जाने का समाचार मिला तो मैं भी निश्चिंत हो गया। आप नहीं गए फिर गांव? मैंने पूछा। गया ना, गया। 1 सप्ताह बाद छुट्टी लेकर मैं गांव गया। अनु की माँ का स्वर्गवास हो चुका था। उनके क्रियाकर्म के बाद मैं पत्नी और अपनी बच्ची के साथ वापस लौट आया। कुछ दिनों के लिए माँ भी मेरे साथ आई थी, पर वे जल्दी ही गांव वापस लौट गईं। क्यों? तब मैं नहीं जानता था कि वह इतनी शीघ्र क्यों चली गईं, जबकि वह मुझसे कह कर आई थी कि कुछ दिन मेरे साथ रहकर अनु को सांत्वना देंगी। किंतु अब मैं जानता हूँ, माँ के जाने के बाद मैंने अनुभव किया कि अनूप के स्वभाव में परिवर्तन आ गया था। वह चिड़चिड़ी हो गई थी, जरा जरा सी बात पर चिल्ला उठती थी। यहाँ तक कि गुड़िया के साथ भी उसका व्यवहार कठोर हो गया था। जब भी ऐसा होता, वह कुछ देर बाद क्षमा मांग लेती अपने दुर्व्यवहार के लिए। मुझे लगा कि माँ की मृत्यु ने उसे दुखी कर दिया है, इसीलिए वह इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। हाँ, यह तो स्वाभाविक है। एक दिन मैंने उसका गला सूना देखकर उससे पूछा, अरे तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? उसने चौंक कर अपने गले पर हाथ फिराया और फिर सोचती हुई बोली, शायद कहीं रख दिया है मैंने, टूट गया था। तो मुझे दे देती, मैं बनवा लाता, मैंने कहा। परंतु वह चुपचाप उठकर वहाँ से चली गई। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। अनु कभी भी अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारती थी। उसके तो जैसे प्राण ही मंगलसूत्र में बसते थे। एक बार गुड़िया के पालने में फंसकर उसका मंगलसूत्र टूट गया था, तब वह बहुत रोई थी। एक एक दाना बिन कर उसने उठाया था और उसी दिन मेरे साथ जाकर अपने सामने ही सुनार से उसे बनवाया था। जब तक मंगलसूत्र बनाकर सुनार ने उसे दे नहीं दिया, वह वहीं बैठी रही थी। उसकी इस समय मंगलसूत्र के प्रति उपेक्षा की भावना मुझे बड़ी विचित्र लगी। किंतु उसका तो पूरा स्वभाव ही बदल गया था जैसे। तो मंगलसूत्र मिला आपको? नहीं, नहीं मिला। मैंने 2 एक बार उसे टोका भी, लेकिन वह हर बार टाल गई। अनु के गांव से लौटने के बाद लगभग 2 महीने बीत गए। एक दिन मेरे दफ्तर में एक पुलिस इंस्पेक्टर मदन विश्वास आया। वह मेरे ही गांव का था और मेरा बचपन का मित्र भी था। इंस्पेक्टर बनकर वह संयोग से जिस थाने में नियुक्त हुआ था, वह मेरा गांव भी उसके थाने के अंडर में आता था। पहले तो उसने मेरा, अनु और गुड़िया का हाल चाल पूछा। फिर अपनी जेब से एक पोटली निकालकर मेरे सामने रखते हुए बताया, कुछ दिन पहले मनोहर बाबू के जुते हुए खेत में कुत्तों ने जमीन से खोदकर कोई शव निकाल लिया था। वह शव बुरी तरह गल चुका था, इसलिए उसे पहचान पाना संभव नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चला कि वह किसी युवा स्त्री का शव था। उसके शरीर पर एक मंगलसूत्र लिपटा हुआ था और एक उंगली में अंगूठी फंसी थी। यह देखो। यह कहकर उसने पोटली खोल दी। उसमें मेरी पत्नी का मंगलसूत्र और अंगूठी थी, जिन्हें मैं अच्छी तरह पहचानता था। वह अंगूठी मैंने उसे गुड़िया के जन्म के बाद दिलाई थी।
और वह मंगलसूत्र। क्या सोचने लगे? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ऐसा ही मंगलसूत्र अनु भाभी को पहने हुए देखा था। तुम बता रहे हो कि वह सकुशल तुम्हारे घर पे हैं। थैंक्स गॉड, उसने कहा। मैं कुछ कह न सका। मेरे मस्तिष्क में तो तूफान उठ रहे थे। यदि मेरी अनु मेरे साथ है तो यह आभूषण किसी शव से कैसे मिले? यदि वह सब मेरी अनु का है तो मेरे घर में कौन है जो अनु बनकर रह रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अनु या उस स्त्री को किसने मारा? परेशान कर दिया मैंने तुम्हें, इंस्पेक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। और कुछ? इस विषय में मुझे भी दिलचस्पी हो गई है। मर्डर केस की प्रगति के बारे में मुझे बताते रहना। मैंने कहा, जरूर, मैं महीने में एक आध चक्कर तो इधर का लगा ही लेता हूँ और तुम्हारे ऑफिस का फ़ोन नंबर भी मैं लेता जा रहा हूँ। जब भी कुछ पता चला मैं तुम्हें अवश्य बताऊँगा। यह कहकर इंस्पेक्टर चला गया और जाते जाते मेरे लिए एक अनसुलझी पहेली छोड़ गया। ओह, उस दिन से मैं अपनी पत्नी को संदेह की दृष्टि से देखने लगा था। बार बार मैं स्वयं से पूछता कि क्या यह मेरी अनु ही है, और मैं किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता था। मेरे परिवार में कलह होने लगी। वह तो पहले से ही चिड़चिड़ी थी। अब मेरे लिए भी चुप रहना असंभव हो गया था। मुझे अचानक ही यह ध्यान हो आया था कि अनु की बहन मनु भी अनु जैसी ही दिखती थी, किंतु स्वभाव विपरीत था। कहीं यह मनु तो नहीं? क्या इसने अनु को मार दिया? क्या हुआ था? मेरा सिर सोच सोच कर दर्द से फटने लगता। इन विचारों से मैं परेशान था। मैंने अंत में उससे स्पष्ट रूप से पूछने का निश्चय किया। उस दिन वह मेरी पसंद का खाना, खीर पूरी और पनीर की सब्जी बना रही थी। डाइनिंग टेबल पर जब वह खाना सजा चुकी तब मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। किस संबंध में? उसने पूछा। तुम्हारे मंगलसूत्र के संबंध में, मैंने कहा। मंगलसूत्र, 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 तुम तो पीछे ही पड़ गए हो उसके। मैं जो जीती जागती तुम्हारे सामने खड़ी हूँ वह कुछ भी नहीं। एक बेजान चीज के लिए इतनी चिंता? वह चिल्लाई। मुझे आज अपना जवाब चाहिए। तुम कभी जिस मंगलसूत्र को अपने से अलग नहीं करती थी वह इतना महत्वहीन क्यों हो गया? मैं जानता हूँ कि वह मंगलसूत्र कहाँ है। बस मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूँ। मैंने कठोर स्वर में कहा तो वह रोने लगी। मैं उसे छोड़कर बेडरूम में जाकर गुड़िया के पास लेट गया। कुछ देर बाद वह मेरे पास आकर बोली, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। सच सच? हाँ, बिल्कुल सच। सब कुछ? हाँ, लेकिन पहले खाना खा लो। मैंने बड़े चाव से बनाया है। सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। सब कुछ सुनकर तो कभी भी हम साथ में खा ही नहीं सकेंगे। आज आखिरी बार मेरी बात मान लो, चलो खाना खा लो। वह बोली। तभी गुड़िया जग कर मुझसे लिपट गई। हम भी खाना खाएंगे बाबा। ठीक है, आओ चलें। मैं गुड़िया को लेकर डाइनिंग रूम में आ गया। हम तीनों ने खाना खा लिया, इच्छा न होने पर भी। अब बताओ, मैंने फिर पूछा। तब उसने बताना शुरू किया। माँ की मृत्यु का समाचार पाकर मैं भी गांव आई थी। मेरा विवाह नहीं हो पाया था, यह तो तुम्हें ज्ञात नहीं होगा। गांव के एक लड़के के बहकावे में आकर मैं अपने घर से भाग गई थी। बाद में वह भी धोखा दे गया। गांव में मैंने अनु के प्रति तुम्हारा प्यार और तुम दोनों का सुखी संसार देखा तो मैं ईर्ष्या से जलने लगी। जो कुछ अनु के पास था वह सब मेरे भाग्य में क्यों नहीं?
इस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए मेरा पापी मन मंसूबे बनाने लगा था। जिस दिन तुम अनु को लेकर वापस कलकत्ता आने वाले थे, माँ की 13वीं के दूसरे दिन, उसी दिन सुबह के धुंधलके में मैं निशा मैदान के लिए अनु के साथ मनोहर भाऊ के खेत में चली गई। मेरे मन में कोई योजना नहीं थी। अनु बहुत उदास थी। उस खेत में एक जगह पत्थर निकलने से गड्ढा बन गया था। अचानक ही मैंने उसकी चिन्हरी खींचकर उसका गला कस दिया और उसे उसी गड्ढे में ढकेल कर मिट्टी बराबर कर दी। मैं घर लौटकर अनु बनकर तुम्हारे साथ यहाँ आ गई। मनु ने धीरे धीरे अपनी बात पूरी की। अब बस लीजिए, हमारी मंजिल तो आ भी गई। फ्लाइट लैंड होने की सूचना अनाउंस हो रही थी। आपकी कहानी सुनते सुनते रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चला। मैंने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, अरे अभी तो यहीं बैठे थे सुकोमल, कहाँ चले गए? ओह, इतनी ठंडी सीट, जैसे मैं बर्फ की सिल्ली पर बैठ गई हूँ। तभी मुझे उनकी सीट पर एक अखबार का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। अरे यह क्या है? अखबार का टुकड़ा? यह कहाँ से आया? इस पर तो 10 साल पहले की तारीख पड़ी थी और बड़े बड़े अक्षरों में छपा था एक समाचार। कलकत्ता में एक घर से 3 शव बरामद। शव की शिनाख्त सुकोमल राय, उनकी पत्नी अनु राय तथा बेटी गुड़िया के रूप में हुई। तीनों ने खाना खाया था। संभवतः विष मिली खीर खाकर तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर दिया। कारण अज्ञात है। यह कैसा समाचार? अभी तो सुकुमार राय यहाँ मेरे साथ बैठे सफ़र कर रहे थे और अब सुनिए सुनिए मैडम, मेरे बगल की सीट पर जो यात्री बैठे थे मैंने एयर होस्टेस को पुकारा। आपके बगल वाली सीट तो खाली ही थी मैडम। उस रो में तो आप अकेली ही थीं। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण एयर होस्टेस ने उत्तर दिया और मुझे अवाक छोड़कर वह आगे बढ़ गई। तो वह कौन था जिसने मेरे साथ सफ़र किया? क्या वह सुकोमल राय की आत्मा थी जो मेरे माध्यम से अपनी मृत्यु का रहस्य प्रकट करना चाहती थी? कौन था वह? नमस्कार मित्रों, आशा है आप लोगों को मेरी कहानी अवश्य पसंद आई होगी। कृपया इसे सुनकर अपने विचार समीक्षा दें और लाइक करें। यदि आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। नमस्कार।